हेलो बच्चों, तो आज हम जैव प्रक्रम के नेक्स्ट टॉपिक श्वसन के बारे में बात करते हैं। श्वसन या रेस्पिरेशन होता क्या है। तो सबसे पहले तो ये बताओ कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं। तो कोशिका का पावर हाउस हम किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। तो श्वसन वह प्रक्रिया होती है जिसमें भोजन को शरीर की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की मदद से जलाया जाता है। भोजन को किस में, कोशिकाओं में किसके थ्रू, ऑक्सीजन की मदद से क्या करा जाएगा, जलाया जाएगा, जिससे कि क्या मिलती है, जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा कोशिकाओं में कैसे प्राप्त होती है, तो ऊर्जा कोशिकाओं में एटीपी के रूप में प्राप्त होती है या एटीपी के रूप में संग्रहित होती है। अब बात करें कि श्वास और श्वसन में क्या अंतर है। श्वास जिसे क्या कहते हैं, ब्रीदिंग कहते हैं, और श्वसन को क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं। तो श्वास में क्या अंतर होता है। श्वास जैसे हम वायु नाक के द्वारा अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं, उसे क्या कहते हैं, श्वास। नाक या मुख जिसके द्वारा भी हम वायु अंदर लेते हैं और छोड़ते हैं, उसे क्या कहते हैं, श्वास। तो श्वास क्या हो गया, एक शारीरिक प्रक्रिया हो गई। जबकि जो श्वसन होता है वो क्या होता है, कोशिकाओं में ऑक्सीजन के माध्यम से भोजन को जलाने की प्रक्रिया होती है, जिससे कि हमें ऊर्जा मिलती है। तो वो क्या हो गया, श्वसन। श्वसन क्या है, एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है। श्वास में कोई एंजाइम सम्मिलित नहीं होता। मतलब कि श्वास जब हम लेते हैं तो उसमें क्या होता है, सिर्फ गैस का विनिमय ही होएगा, एंजाइम की आवश्यकता उसमें नहीं पड़ती। जबकि श्वसन होता है, उसमें भोजन को जलाकर ऊर्जा प्राप्त होती है, तो उसमें बड़ी संख्या में क्या होता है, एंजाइम सम्मिलित होते हैं। एंजाइम्स की वहाँ पर बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। अब बात करें कुछ विशेष अंगों तक, जैसे जो श्वास है वो मुख, नाक और लंग्स, तो इन तक ही सीमित है, कुछ विशेष अंगों तक ही सीमित है। जबकि जो श्वसन होता है वो शरीर की सभी कोशिकाओं में, मतलब बॉडी की हर कोशिका, शरीर की सभी कोशिकाएं क्या करती है, श्वसन करती है। लेकिन श्वास कुछ विशेष अंगों तक ही सीमित रहता है। अब बात करें कि कोई श्वास में कोई ऊर्जा मुक्त नहीं होती, मतलब कि इसमें एनर्जी नहीं बनती, बल्कि एनर्जी का यूज़ किया जाता है, बल्कि ऊर्जा का यूज़ किया जाता है। जबकि जो श्वसन करते हैं उसमें ऊर्जा बनती है, वो किस रूप में बनती है, एटीपी के रूप में बनती है। ठीक है। अब बात करें कि कोशिका, जो श्वास होता है वो कोशिका के बाहर की प्रक्रिया है, मतलब ये कोशिका के बाहर होती है। जबकि जो श्वसन होता है वो कोशिका की आंतरिक प्रक्रिया है, ये कोशिका के अंदर होती है। अब बात करें कि ताज़ी हवा को जब हम अंदर लेते हैं और दूषित हवा को बाहर छोड़ते हैं, तो वो क्या कहलाती है, श्वास कहलाती है। तो ताज़ी हवा को अंदर लेना और दूषित हवा को बाहर छोड़ना क्या कहलाएगा, श्वास कहलाएगा। जबकि भोजन का ऑक्सीकरण करके कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा, भोजन का क्या करेंगे, ऑक्सीकरण करेंगे और उससे कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा बनती है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, श्वसन कहेंगे। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों। अब आगे बात करते हैं कि जो श्वसन होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक तो वायवीय श्वसन होता है और दूसरा अवायवीय श्वसन। तो वायवीय श्वसन से क्या समझ में आ रहा है कि वायवीय श्वसन मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। जबकि जो अवायवीय श्वसन है, जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है ना, उसमें क्या होता है कि जो ऑक्सीजन होती है वो एब्सेंट होती है। अब आगे बात करते हैं अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन में क्या अंतर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड्स के एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि वायवीय और अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है। तो इसका जो वायवीय श्वसन होता है वो कहाँ पर होता है, कोशिका द्रव्य मतलब साइटोप्लाज्म में होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में ये होता है वायवीय श्वसन। जबकि जो अवायवीय श्वसन है वो कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म मतलब कोशिका द्रव्य में ही होता है। ठीक है। अब बात करें कि वायवीय श्वसन में क्या होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। जबकि जो अवायवीय श्वसन है उसमें ऑक्सीजन क्या होता है, एब्सेंट होता है। वायवीय श्वसन में जो अंतिम उत्पाद होता है वो कौन कौन से होते हैं, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, दूसरा जल होता है, और तीसरा क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। जबकि जो अवायवीय श्वसन होता है उसमें क्या होता है, जल नहीं बनता, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा ही बनती है अंतिम उत्पाद के रूप में। अब बात करें कि बड़ी मात्रा, जो वायवीय श्वसन होता है उसमें क्या होता है कि बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है।
जबकि जो अवायवीय श्वसन होता है उसमें क्या होता है, कम मात्रा में ऊर्जा निकलती है। जो वायवीय श्वसन होता है यह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जबकि जो अवायवीय श्वसन होता है वो यीस्ट में होता है। और मानव की मांसपेशियों में, हमारी मांसपेशियों की कोशिका होती है उसमें अवायवीय श्वसन होता है, यीस्ट में होता है। जबकि जो वायवीय श्वसन होता है वो सेल्स की माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को सेल्स का पावर हाउस भी कहते हैं। इतनी बात समझ में आई। अब आगे देखते हैं, ये डायग्राम देखो। इसमें ये नासा द्वार है। हम है ना नाक और मुख दो के द्वारा श्वास लेते हैं। श्वास किसके थ्रू लेते हैं, या तो नाक के थ्रू लेते हैं या फिर मुख के थ्रू लेते हैं। नाक में क्या होता है, छोटे छोटे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, जिससे कि जो वायरसेस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, धूल मिट्टी कण होते हैं, जो गैसेस एक्सचेंज के टाइम पर हमारे अंदर जाते हैं बॉडी में, तो वो जाने से रुक जाते हैं नासा द्वार में छिद्र, ये हेयर्स प्रेजेंट होने के कारण। लेकिन मुख में ऐसा नहीं है, मुख में कोई फिल्टर नहीं लगा हुआ, डायरेक्ट वो मुंह के अंदर चले जाता है। इसलिए नासा द्वार से जो श्वास ब्रीदिंग करना अच्छा माना जाता है। अब बात करें, देखो तो हम नासा द्वार से श्वास लेंगे, फिर ग्रास नली से होते हुए यहाँ पर क्या है, उपास्थल वलय है। उपास्थल वलय ये देखो यहाँ पर प्रेजेंट है। जो ये उपास्थल वलय होते हैं ये क्या होते हैं, सी आकार के छल्ले होते हैं। सी आकार के छल्ले होते हैं जो क्या करते हैं, गैस, अगर हमारे अंदर गैस का जो पावर होता है उसको कंट्रोल करते हैं, ताकि हमारी बॉडी को कोई हार्म ना पहुँचे। ठीक है। लंग्स में क्या होती है, लंग्स में देखो ये कुप्पिकाएँ हैं, ये रही कुप्पिकाएँ। तो ये क्या करती है, कुप्पिकाओं में श्वसन, कुप्पिकाओं के थ्रू होता है श्वसन। और पसलियाँ भी प्रेजेंट होती है। पसलियाँ क्या काम करती है, लंग्स को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब आगे बात करते हैं। अब बात करें कि मानव में जो वहन होता है या ट्रांसपोर्टेशन होता है वो कैसे होता है। जल, खनिज या पोषक तत्व का आदि का एक भाग से दूसरे भाग पर गमन करना क्या कहलाता है, वहन या ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। जो भी जल हो गए, खनिज तत्व हो गए, पोषक तत्व हो गए, जितने भी मिनरल्स हो गए, विटामिन्स, प्रोटीन, मतलब ये सारी चीज़ें एक भाग से, मतलब एक अंग से दूसरे अंग तक जाती है, एक भाग से दूसरे भाग में जाएगी। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, ट्रांसपोर्टेशन कहेंगे। ठीक है। अब ट्रांसपोर्टेशन के क्या क्या पार्ट हैं, तो एक तो रक्त हो गया, दूसरा रक्त वाहिकाएँ प्रेजेंट होती है, और तीसरा हो गया हृदय। ये तीनों इसके पार्ट हैं। अब बात करें कि रक्त, तो रक्त में 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो होगी रक्त कोशिकाएं हो गई, दूसरा हो गया प्लाज्मा, और तीसरी हो गई प्लेटलेट्स। जो रक्त कोशिकाएं होती हैं वो क्या होती हैं, 2 तरह की कोशिकाएं प्रेजेंट होती है। एक तो लाल रक्त कणिकाएं और दूसरा श्वेत रक्त कणिकाएं। ठीक है। जो आरबीसी होती है, जिसे लाल रक्त कणिकाएं होती कहते हैं, तो ये लाल होने का कारण क्या है, ये किसका कारण लाल होती है, तो आपको पता है ये हीमोग्लोबिन की वजह से लाल होती है। ठीक है। क्यों लाल होती है, हीमोग्लोबिन की वजह से। और इनका जीवन काल कितना होता है, इनका जीवन काल होता है 120 दिन का। जो लाल रक्त कणिकाएं होती है ये वे कोशिकाएं होती है जो हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक क्या करती है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करती है। और ये लाल रंग की होती है। लाल रंग की होती है क्यों होती है, हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस के कारण। और इनका जो जीवन काल होता है वो कितना होता है, 120 दिन का होता है। ठीक है। अब बात करें श्वेत रक्त कणिकाएं। जो श्वेत कोशिकाएं होती है, जो श्वेत कोशिकाएं होती है ये प्रतिरोधक, जैसे कि हमारे देश को बॉर्डर्स पे सैनिक हमारे देश को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वैसे ही हमारी बॉडी में क्या होता है, वाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कणिकाएं होती है जो हमारी बॉडी को रोगाणु, मतलब कि जैसे बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए, जितने भी हार्मफुल जो बैक्टीरिया, वायरसेस वगैरह होते हैं जो हमारी बॉडी को हार्म करते हैं, उनसे प्रोटेक्ट करने का काम क्या करती है, तो श्वेत रक्त कणिकाएं करती है। एक सैनिक की तरह हमारी बॉडी में काम करती है। जैसे जो भी हमारी बॉडी को हार्म पहुंचाने का काम करता है ये एक्टिव हो जाती है और उनको मारने का काम करती है। ठीक है। तो जो
ये लाल रक्त कणिकाएं ये रोग प्रतिरोधक क्षमता रखती है, मतलब कि रोग प्रतिरोधक, रोग को रोकने की क्षमता रखती है। रोग पैदा करने वाले जीवाणु और एंटीबॉडी, मतलब जो रोग पैदा करने वाले जितने भी बैक्टीरियाज, वायरसेस वगैरह होते हैं उनके प्रति ये क्या बनाती है, एंटीबॉडी, मतलब कि एंटीबॉडी एक सैनिक की तरह होती है, उसका निर्माण करती है। अब बात करें प्लाज्मा, तो प्लाज्मा क्या है, पोषक तत्व है जो कि अपशिष्ट उत्पाद और अन्य पदार्थों का क्या करता है, करने वाला द्रव्य होता है। ठीक है, अगर रक्त को अपन कभी भी ब्लड को अगर लेते हैं तो अगर उसको छोड़ देते हैं वैसे ही रखा हुआ 10-15 मिनट या 45 मिनट तक अगर छोड़ देते हैं तो जो उसकी सेल्स होती है वो नीचे बैठ जाती है और जो ऊपर प्लाज्मा होता है, येलो पार्ट, वो ऊपर आ जाता है, तो वो प्लाज्मा होता है। ठीक है, ये कैसा होता है, येलोइश कलर का होता है। इसमें पोषक तत्व होता है, अपशिष्ट पदार्थ होता है और अन्य द्रव्य होते हैं, ये हल्के पीले रंग का होता है। ठीक है, अब बात करें प्लेटलेट्स, तो प्लेटलेट्स का काम क्या है, ये रक्त को थक्का जमाने का काम करता है। मान लो अगर प्लेटलेट्स ना हो तो क्या हो कि हमें चोट लग जाए और थक्का ही ना जमे, ब्लड बह बह के वैसे ही मर जाएंगे, तो ये क्या करता है, थक्का जमाता है और ब्लड को रोकता है और क्या करता है, जो प्रेशर होता है उसको बनाए रखने का काम करता है। अब हम देखते हैं कि रक्त के क्या क्या कार्य होते हैं। रक्त क्या करता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण और ऊतकों के मध्य क्या करता है, विनिमय करता है कि है ना, वातावरण में CO2 ऑक्सीजन को लेता है हमारी बॉडी और CO2 को छोड़ती है, और रक्त क्या करता है, उसका विनिमय करने का काम करता है, ऑक्सीजन को क्या करता है, पूरी बॉडी में फैलाने का काम करता है। ठीक है, पोषक तत्वों का क्या करता है, परिवहन करता है, जितने भी मिनरल्स, विटामिन होते हैं या फिर और भी चीज़ें जो हमारी बॉडी के लिए अच्छी होती है, पोषक तत्व होते हैं, उनको ट्रांसपोर्ट करने का काम क्या करेगा, रक्त करेगा। पूरी बॉडी तक पहुंचाने का काम क्या करता है, रक्त करता है। रक्त क्या करता है, शरीर में जो pH होता है उसको बैलेंस करने का काम करता है। ठीक है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर, ताप को क्या करता है, नियंत्रित करता है। प्रतिरक्षण का संपादन करता है, प्रतिरक्षण के कार्यों को संपादित करता है, मतलब कि हमारी बॉडी की सुरक्षा करने का काम करेगा। हार्मोन को आवश्यकता अनुसार परिवहन और उत्सर्जित पदार्थों को शरीर से, मतलब हार्मोन, जो हमारी बॉडी में हार्मोन्स होते हैं उनका क्या करता है, उनको कंट्रोल करना या फिर उनको कोऑर्डिनेशन करना, परिवहन, ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा। और उत्सर्जित उत्पाद, जितने भी जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उनको शरीर से बाहर निकालने में भी हेल्प करता है। ठीक है, अब बात करें रक्त वाहिकाओं की, ब्लड वेसल्स, तो ये 3 तरह की होंगी। एक तो धमनी होगी, ब्लड वेसल्स कैसे होंगी, 3 तरह की होंगी। एक तो धमनी होगी, दूसरी शिरा और तीसरी कोशिकाएं। तो रक्त को दिशा हृदय से दूर, मतलब हृदय से क्या करती है, ये रक्त को दूर ले जाने का काम करती है धमनियाँ, जबकि पूरी बॉडी से हृदय में रक्त को लाने का काम क्या करेंगी, शिराएं करेंगी। ठीक है, और जो केशिकाएं होती है वो क्या काम करती है, धमनी और शिराओं को जोड़ने का काम करेगी। ठीक है, अब ये क्या करती है धमनियाँ, इनमें जो रक्त का दाब होता है वो उच्च होता है, जबकि जो शिराएं होती है उनमें दाब निम्न होता है और जो केशिकाएं होती हैं उनमें दाब मध्यम रहता है। धमनियों में जो रक्त होता है वो कौन सा होता है, ऑक्सीजन युक्त होता है, जबकि जो शिराएं होती है उनमें ऑक्सीजन रहित, मतलब अनऑक्सीकृत जो रक्त है वो किस में बहता है, शिराओं में बहेगा। ऑक्सीकृत रक्त किस में बहेगा, धमनियों में बहेगा। जबकि अनऑक्सीकृत और ऑक्सीकृत, जिनमें ऑक्सीजन भी प्रेजेंट हो और नहीं भी हो, वो दोनों रक्त किस में प्रेजेंट होंगे, केशिकाओं में बहेंगे। अब वॉल्व कैसे, तो वॉल्व धमनियों में एब्सेंट होते हैं, जबकि शिराओं में वॉल्व प्रेजेंट होते हैं और केशिकाओं में भी वॉल्व अनुपस्थित होंगे। तो अगर वॉल्व की बात करें तो ये सिर्फ शिराओं में प्रेजेंट होंगे, धमनियों और कोशिकाओं में एब्सेंट होंगे। अब बात करें दीवारें कैसी होगी, तो धमनियों की जो दीवार होती है वो कैसी होती है, मोटी और लचीली होगी, जबकि जो शिराएं होती हैं उनकी दीवारें कैसी होगी, पतली होगी। जबकि जो केशिका होती है उनकी दीवार एकदम बाल के बराबर केशिकाएं होती है, बिल्कुल पतली। ठीक है,
अब बात करें कार्य कैसे, तो धमनियों का जो कार्य होता है वो क्या होता है, ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को ले जाने का काम ही करती है। जबकि जो शिराएं होती है वो क्या काम करती है, रक्त को हृदय तक लौटाने का काम करेगी। पूरी बॉडी से रक्त को लेकर आएगी और हृदय में लौटा देगी। वो काम कौन करेगी, शिराएं करेगी। अब बात करें कि केशिकाएं, तो केशिकाएं क्या करती है, कोशिकाओं के साथ में ऑक्सीजन और पोषक तत्वों का क्या करती है, आदान प्रदान करती है। अब बात करें रक्तदाब, ब्लड प्रेशर, तो ये नॉर्मली हम सब घर में सुनते हैं कि बीपी बढ़ गया, बीपी कम हो गया, तो क्या होता है, तो रक्तदाब का जो माप होता है वो कितना होता है, वो 120 से 80 के बीच में होता है। जो 120 होता है वो प्रकुंचन होता है, जबकि जो 80 होता है वो अनुशीतलन होता है। ठीक है। अगर रक्तदाब जो होता है वो 120 से ऊपर होता है तो क्या होता है, बीपी बढ़ जाता है। ठीक है, और धमनी बंद हो जाती है। ठीक है। अगर 120 से नीचे होगा तो धमनी की आवाज़ सुनाई देगी स्टेथोस्कोप में, जबकि अगर दाब 80 से नीचे होगा तो भी धमनी की आवाज़ नहीं सुनाई देगी। मतलब कि 120 और 80 के बीच में ही होना चाहिए, वो नॉर्मल होती है कंडीशन रक्तदाब की। जो रक्तदाब होता है उसको मापने का जो यंत्र होता है उसको क्या कहते हैं, स्फिग्नोमैनोमीटर बोलेंगे, और ये जो दिख रहा है उसको क्या बोलेंगे, स्टेथोस्कोप बोलेंगे।